हेलो दोस्तों, मैं ओनली फॉर आइस ड्रीम की तरफ से। तो ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 6 का। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया है और ये सेकंड चैप्टर है। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा हो। तो ये सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। तो मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स में आपका ये शुरू में हो जाएगा, इंडेक्स का है। और ये इसमें मतलब कि यहाँ पे जो हेडिंग आपका बोल्ड में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ उसको आप एक 1 2 3 करके लिख लीजिए। जो भी इस कलर से लिखा हुआ उसको 1 2 3 कर दीजिए। और उसके बाद ये कीजिएगा कि आप इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे ये है कि जब भी आप ये वाला वर्ड देखिएगा, आरंभिक मानव एक एग्जाम्पल है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि फल मूल दाने पौधे जो भी है इम्पोर्टेंट है एक तरह से, तो ये आपका दे देगा कि ये क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। खेत खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार एक कोई लड़का है, यहाँ पे लड़का है। तो सेकंड चैप्टर में है तुषार की रेल यात्रा। आप भी बहुत सारे गए होंगे रेल या बस से कहीं दूसरे जगह। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली गई। बहुत सारे लोग होंगे उनके खिड़की ही वाले सीट चाहिए। और आपने भी देखा होगा, ये आप अनुभव कीजिए, आपने देखा है कि नहीं देखा। और कमेंट्स करके बताइए आपको ये अनुभव हुआ है कि नहीं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। आप भी देखते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं, बस से या ट्रेन से या जो भी हो, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, बाहर का नज़ारा देखते ही सोते तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि मगन होके देख रहा था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके पीछे कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिताया करते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप सभी लोग जानते होंगे कि पुराने समय में भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। बस ये रेल बस या ट्रेन या ऑटो या रिक्शा नहीं हुआ करते थे। वो टमटम आप अपनी माँ से या दादी से पूछ सकते हैं। माँ नहीं तो दादी दादा दादी से आप पूछ सकते हैं, या नाना नानी से भी पूछ सकते हैं। उस समय की सबसे अच्छी सवारी थी टमटम, जो बिहार में बहुत है। बहुत से जगह में पहिए और घोड़े से रिलेटेड, बैलगाड़ी से रिलेटेड गाड़ी हुआ करती थी उस टाइम। उन गाड़ी से 2 दिन 3 दिन तक का यात्रा किया करते थे। छोटी सी जगह जाने के लिए उन्हें बैलगाड़ियों का इस्तेमाल, टमटम का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस टाइम ये सब हुआ करते थे। आरंभिक मानव आखिरी में इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर पकाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। और आपको पता है, पहले तो
नहीं पता था खेती करने के कारण चिड़ियों को पकड़ा जाता था, पर आज ऐसा नौबत आ गया है कि बहुत सारी चिड़ियाँ जो आपके आंगन में आया करती थी, जिसे गौरैया भी कहा जाता था, अब वो देखने को भी नहीं मिलती है। ये विलुप्त प्रजाति में हो गई है। तो उनका शिकार बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण विलुप्त हो गई है चिड़िया, जिसे गौरैया भी कहते हैं। अब बहुत कम ही जो छोटी सी चिड़िया होती है वो बहुत कम मात्रा में अब देखने को मिलेंगे। नहीं तो पहले ऐसा था कि छत हो यो आंगन, वो चिड़ियों की चहचहाहट से ही सुबह हुआ करती थे। तो आगे चलते हैं। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। पहला कारण कि अगर वे एक जगह से जगह ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर ख़त्म करते थे। ये भी सही है कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, नई तकनीक का उपयोग, जैसे ये इस बात से समझ सकते हैं, अगर कोई चीज़ को नई तकनीक को समझा नहीं जा सकता। अगर कोई चीज़ है तो वो आज नहीं तो कल ख़त्म होगा, उसका अंत होना ही है। अगर आप वेस्ट करते हो पानी, जैसे कि अगर गाड़ी को भी अब कहीं जा रहे हो बाइक से या ऑटो से, अगर आप रोक नहीं रहे हो तो क्या है, वो तेल की तो एक तरह से बर्बादी ही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, तेल किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नई नई तकनीक का आविष्कार इसीलिए होता है कि कल वो चीज़ ख़त्म हो गया तो नई तकनीक के ज़रिए हम चलाया जा सकता है अपनी ज़िंदगी को। तो यही कारण था कि एक जगह से दूसरे, पहला कारण कि अगर वे एक जगह से ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो पूरा पौधे, क्योंकि कुछ किया नहीं जा रहा था, पौधे को, फल को जानवरों खा लेते तो बाद में बचता ही नहीं था वहाँ पे, इसके कारण जाया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए कुछ एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं, सारे घास, जैसे कि घास ही खा रहे हैं, पौधे खा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि एक जगह पे मौसम कुछ और है, दूसरे जगह पे कुछ और मौसम है। अभी देख लीजिए आप जहाँ पे हो, उस जगह का मौसम और दूसरे राज्य का मौसम में थोड़ा बहुत फर्क होता ही है। सब जगह का यही है। अब उड़ीसा के देख लीजिए गर्म मिल जाएगा, अब झारखंड का देख लीजिए और कहीं का देख लीजिए उतना गर्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह है जिसके कारण जहाँ कहीं पे कम वर्षा हो रही है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा हो रही है। भारत में भी ऐसा बहुत सारी जगह होते हैं। तो जहाँ पे जानवरों को खाने का मिलेगा, पत्ते घास मिलेंगे, वहीं पे जाया करते थे। तो उनके पीछे लोग भी जाया करते थे, क्योंकि लोग भी उस पे डिपेंड थे। आज जो चावल है, खेती है, हो रहे हैं, पर लोग जानवरों पे बहुत ज़्यादा अधिक डिपेंड भी थे। उसके कारण भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। जो अभी बताएं वही चीज़ है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलती है। एक और है, जैसे कि आपको अगर कुछ कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, आप झील के बारे में पता लगाइए। जैसे कि नदी के बारे में पता आप लगाएं, क्या आप पता लगाएं कि नदी कौन कौन सी सहायक नदी है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि कौन से राज्य में कौन सी नदियां हैं और बहती है और कौन से सहायक नदियां हैं। तो उसी प्रकार आप पता लगाएं कि अभी भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और कौन से राज्य में हैं, कौन से झील कहाँ कहाँ से है,
ये और राज्य का नाम, कौन कौन से राज्य और झील कहाँ पे है पाए जाते हैं, तो वो आपका इम्पॉर्टेंट है। जैसे नदी इम्पॉर्टेंट थे वैसे झीलें भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पीसीएस या आप यूपीएससी दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है, 1 से 4 तक क्वेश्चन कंफर्म है कि झील या नदी से आएगा ही आएगा, आप किसी भी राज्य का पीसीएस दे रहे हो तो। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। एक चीज़ है जैसे कि आजकल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, हथौड़ी, छेनी, जो भी चीज़ है लोहे के बहुत सारे औजार आपको मिल जाएंगे, पर पहले के बहुत हजार लाखों वर्ष पूर्व आपको ना ही लोहे का उस टाइम आविष्कार हुआ था। उस टाइम के बारे में बता रहा है कि उस टाइम पत्थर का औजार बनाया जाता था, लकड़ी का। आपको बाद में पढ़ने के लिए मिलेगा कि कैसे कैसे कौन से युग में कौन कौन से औजार मिलते थे, किस किस प्रकार के धातु मिलते थे आगे। तो उसी पहले सबसे पहले आगे आपका पत्थर का, लकड़ी का, हड्डी का औजार बनाए जाते। सबसे पहले इन्हीं का औजार बनाए गए थे। इसी के माध्यम से औजार, जैसे पशुओं को आज तीर धनुष से माना जाता था, तो पशुओं का शिकार किया जाता था तीर धनुष से, तीर से शिकार किया जाता था। पत्थरों का भी औजार था शिकार करने के लिए। लकड़ियों का भी औजार बनाया जाता था खेती करने के लिए। आज जो हल दिख रहे हैं पहले के ज़माने में लकड़ी के औजार थे उस टाइम। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पत्थरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों की से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का प्रयोग ईंधन के लिए साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर यहाँ पे देख सकते थे किस तरीक़ा से औजार बनाया गया है। मतलब ये आपको लग रहा है कि ये बनाना बहुत आसान है, पर जब बनाया जाता था तो बहुत मुश्किल हो सकता था। और इन्हीं पत्थरों से आपको ये पता लगाया गया था कि ये कौन से ईस्वी में ये औजार बनाए गए थे। इसी पत्थर को, जैसे कि ये पत्थर जहाँ पे भी बना था तो वहाँ पे ये पत्थर, जो पत्थर है वहाँ मिला कहीं और है, बनाया कहीं और है, यूज कहीं और हुआ है। तो जो चीज़ बचा इसका कटिंग, उसी से छोटे छोटे औजार और भी बनाए जाते थे। उस तरीक़े से पता लगाया जाता था कि कब का है ये औजार, कौन सी ईस्वी में बना था। पत्थर के औजारों का प्रयोग बाएं इंसान में खाने प्रयोग जड़ों खोदने के लिए किया जाता था। देखिए, जड़ों को खोदने मतलब खेती के लिए भी यही चीज़ है। जानवरों की खाल बनने, वस्त्रों सिलने और के लिए भी किया जाता था। सिलाई विलाई का जो भी है, जो आजकल सुई धागा या सिलाई मशीन है, पहले के ज़माना में वो सब कुछ नहीं थे। इन्हीं सभी का प्रयोग करके वो अपना जीवन यापन करा करते थे। तो आपका ये हो गया। फिर रहने की जगह निर्धारण करना। तो लाल त्रिकोण वाले स्थल वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान पर किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी में लेते हैं, अगर आप यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल लेते या पीसीएस का एग्ज़ाम में आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए
पूरा स्थल कौन सा है, नवपाषाण पूरा स्थल कहाँ कौन कौन जगह पे है, महापाषाण काल किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ पे, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी का मेंस में आपका अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको डायग्राम दे देगा और बताने कहेगा कि भीमबेटका ये कहाँ पे है। तो आपको बहुत सारे 21 या 25 या 30 क्वेश्चन ऐसा रहता है 50 मार्क्स का। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 20 या 21 क्वेश्चन रहता है, तो उससे 50 नंबर भी मिलता है। तो आपको 2-3 लाइन के बारे में लिखना होता है, डायग्राम में बताना पड़ता है कि कहाँ पे है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है डायग्राम हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो मेहरगढ़, ये बुर्ज ये सब आपको याद रखना है और इसके बारे में 2 से 3 लाइन लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और डायग्राम से हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको कम से कम 400 से 500 जगह का नाम याद होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन बहुत तो 30 से 35 आपको नंबर मिलेगा 50 नंबर से। क्योंकि बहुत सारे ऐसा जगह है कि आपको लगेगा कि ये सही है पर गलत हो जाता है मैपिंग में। मैपिंग से क्वेश्चन 50 नंबर का आता है नंबर का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 400 से 500 जगह आपको याद रहना चाहिए और उसके बारे में लिखना होगा और लिखना भी होगा और कहाँ पे है वो भी पता रहना चाहिए। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप भी जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है वो जो हम कौन से राज्य में है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है आरंभी गांव आधुनिक नगर, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल का कौन कौन से हैं, नंबर दे देगा कि कहाँ पे है। तो ये चीज़ से आप कहीं पे भी खोजेंगे, ये चीज़ से आपको बहुत सारे जगह मिलेगा। यहाँ पे बहुत कम जगह है पर आपको बहुत सारे एक जगह एक से तो 20-30 मिल जाएगा। तो इसी से आपको खोजना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये इसको खोज ले सकते हैं आप। और उसके बाद चलते हैं आगे। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरातन स्थल पर गुफाएं एवं कलाएं मिली है। इन लोगों की गुफाएं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो यहाँ पे देखिए भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपके लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी, क्योंकि आपका बोल देगा भीमबेटका अभी कहाँ पे है, कौन से राज्य में है। तो ये आपका कोई भी एग्ज़ाम में अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन बना के पढ़िए, वो फ़ायदा। ना कि एक ही चीज़ को क्वेश्चन बनाए नहीं, आगे पढ़ते जा रहे एक ही रिवीजन नहीं। आप ऐसे टिक कर लिए तो ये फ़ायदा होगा कि आप इसको अंडरलाइन कर लिए तो इससे पता चलेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बार पढ़िएगा और कुछ आपको पता चलेगा, तीसरा बार पढ़िएगा और नया पता चलेगा। आप उसी से पढ़ते पढ़ते अगर मान लीजिए शुरू में पढ़ते पढ़ते आपको 2 से 3 घंटा लग रहा है तो दूसरे रिवीजन में आपको 2 घंटा लगेगा, तीसरे रिवीजन में 1 घंटा लगेगा। उसके बाद ऐसा होगा कि आप एक चैप्टर को मुश्किल से एक चैप्टर को नहीं, एक क्लास 6 का पूरा हिस्ट्री का बुक का रहेगा तो आप 2 से 3 घंटे में निकाल दीजिएगा। इतना शॉर्ट नोट्स बनता है यूपीएससी में। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा स्थल किसको कहते हैं वो दिया हुआ है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुएं जहां निर्माण लोगों के अपने काम के लिए किया गया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया गया है। चलिए यहाँ पे आपका पूरा स्थल के बारे में एक डिफिनेशन
दे दिया गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आग की खोज, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो आग की खोज सबसे पहले कहाँ पे किए गए थे और इसका अवशेष कहाँ पे मिला गया था? तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो यहाँ पे ये भी है कि आरंभिक लोग कौन से लोग जान चुके थे? तो आरंभिक लोग आग जलाना सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया है होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आपको पता होगा कि आग से जंगली जानवर को भगाया जाता था। पहले आग जलाया, जहाँ पे जलता था वहाँ पे जंगली जानवर नहीं आया करते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हाथियों आ जाया करते थे, तो उन्हें भगाया जाता है आग ही के कारण। आग ही से भगाया जाता था पहले। नाम और तिथियाँ, तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कह रहे हैं। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं दो शब्दों से, पूरा प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह इस साल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, 3 भाग में बांटा गया है पूरा पाषाण काल को: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल का इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोथिन यानी लघु पाषाण कहा गया। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, लंगे, हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। इसे नव पाषाण युग कहा गया। तो यहाँ पे यही है कि कब कब को क्या क्या कहा गया, तो वही सब है। और ये आपका एक तरह से इम्पोर्टेंट ही है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है। मतलब याद रखना होगा कि कब से कब कहा गया। आपका ये ज़्यादातर पीसीएस सब एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा जाएगा। यूपीएससी में आपका ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, पर पूछा नहीं गया अभी तक। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। पहले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलते हैं। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उसके क्या नाम होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरियां और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और उन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय
की जानकारी हासिल करने लगें। हो सकता है कि तब लोग उन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। और आपको एक और बात है, नॉर्मल सी बात है, पर पहले ज़माने में या अब के ज़माने में बहुत वही प्रचलन एक और है महिलाओं से अनुसार। पहले महिलाएं खेती में भी बहुत ज़्यादा अपने योगदान दिया करती थी। अपने घर का भी काम वो करती थी, पानी भी बाहर से वही लाया करती थी और अपने बच्चों की भी देखभाल महिलाएं ही करती थी। और आज के भी ज़माने में वही प्रचलन है। खेती तो नहीं करती है बहुत सारी महिलाएं, पर गांव में आधा से अधिकतर आपको महिलाएं ही खेत में दिखते हैं। और वो घर के भी काम किया करती है और अपने बच्चों को भी संभाला करती है। ये आपके एक मेंस के क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आंसर यही था कि महिलाएं से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें यही क्वेश्चन किया गया था कि आज का और पुराने ज़माना में क्या आया डिफरेंस, वही लिखना था। तो साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक हो गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना होगा। सबसे पहले जिन जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर का पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। तो यहाँ पे किस किस का है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाया करते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रामक से इनकी सुरक्षा करते थे और धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के लिए तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहा करते थे। और आज की तरह उस समय बर्तन नहीं पाया जाता था, वो मिट्टी के बर्तनों में उसे संभाल कर क्या करते थे। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं और उसी में वो अनाज को संजो के रखा करते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखेंगे कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं।
बसने की प्रक्रिया में पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बनता है। अब पहले ये चीज़ है कि सबसे प्राचीन फसल कौन सा है। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ है। और यहाँ पे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे चावल के बारे में और जौ के बारे में, जो गाँव और विदर्भ में सबसे पहले खेती की गई थी। तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखना होगा और आपको रिकॉल करना होगा, मतलब दोहराना होगा। जैसे कि अभी सबसे प्राचीन फसलों के बारे में तो आपको याद आना चाहिए कि चावल के बारे में भी पढ़े थे, तो रिकॉल हो जाएगा, उससे ज़्यादा जल्दी याद होगा और कभी भूलिएगा नहीं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो सबसे पहले कौन से जानवरों को, ये पीसीएस को क्वेश्चन में आ चुका है और ये यूपीएससी को क्वेश्चन में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, मतलब लेखक जो भी कह रहा है कि एक बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। और आप बोइएगा या नहीं, पर आप देखिएगा कि अगर आप कोई भी बीज लगा रहे हैं, इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल लग जा सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। मतलब पौधा लगाया तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दिन में उग जाएगा। वो तो कुछ दिन लगेगा, महीना लगेगा, कुछ में तो साल लग जाते हैं। तो उसी तरह प्रकार से थे, जिसके कारण एक ही जगह रहना पड़ रहा था। कहाँ पहले चैप्टर में पढ़े कि वो घूम घूम के रहा करते थे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण जहाँ पे पानी मिलता था, जहाँ पे जानवर मिलते थे और जहाँ पे जानवर जाया करते थे, वहाँ पे लोग भी जाया करते थे। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। और दूसरे चैप्टर में बोल रहा है कि खेती करने के कारण बीज को रोप दिया है और उसकी देखभाल करने के लिए लोग एक ही जगह में रहा कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े कि वो लोग बाहर घूम के रह रहे हैं, और यहाँ पे सेकंड चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि वो खेती करने के चलते एक ही जगह में रह रहे हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चे लेते हैं जिसमें उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हम मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, आपका फ़ायदा ये है कि आपको यूपीएससी का जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपको कठिन नहीं लगेगा। मतलब कि आपको आदत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर करते, कि आप पढ़ा हुआ बहुत साल हो गया है, आंसर राइटिंग किया हुआ भी बहुत समय हो गया है। आपने किया है, नहीं किया ऐसे नहीं, पर शॉर्ट फॉर्म में किया है। पर ये आपको लिखते लिखते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने का प्रैक्टिस होगा, आदत होगा। कि लिखने का आदत बहुत ज़रूरी है। आपका समय भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आपका देगा, उसमें आपको 20 क्वेश्चन में आपको 3 घंटे में लिखना है।
250-150 वर्ड का रहता है, तो आपको छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, तो लिखने का प्रैक्टिस रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो बेस्ट है कि आप जो पढ़ें उससे क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर लिखिए, और फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर बनाइए। तो आगे चलते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। तो जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, वे पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खोदाई में पहले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर। जैसे कि ऊपर कई मानचित्र में बोले थे कि मानचित्र से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, अब पहले किस राज्य में था और अभी वर्तमान में किस राज्य क्या नाम है। पहले का क्या नाम था राज्य का और अब का क्या नाम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसके नाम चेंज हो गए हैं, तो वर्तमान में दूसरा नाम है। तो आपको ये पता रहना चाहिए और आपको 30 से 50 वर्ड में उसके बारे में लिखना होगा। जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसे बुर्ज होम है, उसके बारे में आपको 30 से 50 वर्ड में कुछ भी नहीं, जैसे कि कब है, क्या है और क्या इसकी विशेषता है, इस टाइप का आपको लिखना होगा। बुर्ज होम कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गतवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। बस इतना ही सा आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको दर्शाना होगा कि बुर्ज होम कहाँ है। तो आपका ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि ये कहाँ पे है, तो आपको तो तुरंत निशान लगा सकते हैं कि हाँ बुर्ज होम यहाँ पे है। और ये भी कि ये पूर्व पाषाण है, नव पाषाण है, मध्य पाषाण है, कौन सा स्थान है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। कि क्वेश्चन में यही पूछेगा, बुर्ज होम नहीं पूछ देगा आपका। नव पाषाण है, मध्य पाषाण है, पूर्व पाषाण युग है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, उसको वो पूछना है। कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिएगा, आपको देखिएगा हिस्ट्री ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस टाइप से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गतवास का चित्र बनाओ, मतलब जो भी है गड्ढा में जो घर है उसके बारे में बता रहा है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। अकोली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हम लोग देखते हैं
कि मिक्सी आ गया, हम लोग को अनाज या मिल आ गया आटा पीसने के लिए। मिल जो आटा पिसाता है उसको कहते हैं, मसाले पिसाते हैं जहाँ पे। तो आप नहीं जानते होंगे पर बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस टाइम सिलौटा किसको मतलब पत्थर के जिसमें आज पुराने ज़माना में मसाला पीसा जाता था, बहुत पुराने में आटा, जैसे आटा पीसने के लिए चक्की का प्रयोग किया जाता था, पत्थर रहता था उसमें आटा पीसा जाता था। आज की तरह नहीं कि मिल से पिसा मिलाता था, खुद ही पीसना पड़ता था। तो उसी को आपकी दादी या माँ ओखली के बारे में जानती होगी, मसूल के बारे में जानती होगी कि वो कैसा रहता था। ओखली में धान को कूटा जाता था, उस तरह से अनाज को कूटकर साफ करके उपयोग किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। देखिए, ओखली और मूसल आप अपनी दादी नानी से पूछिएगा इसका प्रयोग कैसे होता था। और गांव में तो आज भी बहुत ऐसे जगह है कि इनका प्रयोग होता है। इसी तरह प्राचीन स्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बने जाते थे। नवपाषाण युग के उपकरण ये है, देखिए इस टाइप का है, जैसे कि सिलौटा कहते हैं, बहुत सारी जगह सिलौटा होता है। तो इस टाइप से देखिए पीसा हुआ है, बहुत चेंज नहीं, इस टाइप का है और इस टाइप का है, तो इसको ऊपर से पीसा जाता था। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी ये अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, तो इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? तो ऐसी बात नहीं है, सब जगह अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक तरह जगह, कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो इसी प्रकार है कि बहुत सारे देखिए, आपका विचार दूसरों का विचार बहुत अलग हो सकता है। उसी प्रकार पहले भी होता था कि सब जगह खेती बाड़ी एक ही जगह एक ही मौसम के मुताबिक नहीं हुआ। कहीं पे कुछ लग रहा है, कहीं पे कुछ लग रहा है। उस मौसम से, जलवायु से पता चलता था कि कहाँ पे क्या लगना है, उस तरीका से लगाया जाता था। तो यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो यहाँ पे एक और है, मेहनगढ़ आया है। तो आपको मेहनगढ़ कहाँ है, कहाँ पे पड़ रहा है, और ये कौन सा पुरस्पाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण जो भी है, आपको पता रहना, पता लगाना होगा कि कौन सा युग में है और कहाँ पे पड़ा। और 30 से 50 वर्ड में इसको लिखना है, जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, पेपर 1 में आपको देना होगा। और ये सब इम्पोर्टेंट जगह है, बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट जगह है। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोर्ड दल्ले के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः यह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किए। तो यहाँ पे ये भी आपका हो गया, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं यहाँ भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी हड्डियाँ हैं मेहरगढ़ में। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ सकते हैं,
यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ मिली हैं। और यहाँ पे मेहरगढ़ के इसके अलावा चौकोर और आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, उसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद समानतः मृतक के सगे संबंधित इसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा करते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। सोच सकते हैं, एक के चलते दूसरे को जिस भी तरीका से उसे दफनाया गया हो, क्या सोचता। मेहरगढ़ की कब्र की क्या बकरी कंकाल, यहाँ पे देखिए, मतलब ये होगा कि अगर एक मृत्यु हो गई है किसी व्यक्ति का तो एक जिंदा बकरी को दफनाया गया। सोच भी बहुत गजब का था उस समय, क्योंकि एक मृतक बकरी को तो नहीं अपमान माना जा सकता। अन्यथा फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, मतलब आपको एक और काम करना है कि कोई भी जगह के बारे में दे रहा है आपके पास। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप जो भी हो क्लास में, 12th क्लास में हो या पहले से, आप एनसीईआरटी को पढ़िए। आप 2 से 3 बार 5 बार जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़िए। नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फ़ायदा ही होगा। और आपके पास मैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जगह के बारे में रिलेट करते जाओ। अगर आपने गुजरात देखा तो आपको पता रहना चाहिए कि गुजरात कहाँ है। आपने यूनानी पढ़ा, यूनान पढ़ा, कौन जगह कहाँ पे है, तुर्की कहाँ है, अभी न्यूज़ में था तुर्की में कहाँ पे भूकंप आया था, वो कहाँ पे है। मतलब नज़र रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। अभी बहुत सारे न्यूज़ करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो हर चीज़ को रिलेट कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है फ्रांस गुफा की चित्रकारी, तो एटलस में आपको फ्रांस खोजने का रहा है, तो फ्रांस के बारे में खोजिए आप। तो इस पुरातत्व की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस जगह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे। सोचिए, 100 साल पहले स्कूली छात्रों ने ढूंढा था, कितना बड़ा काम है। सोचिए, स्कूली छात्र 100 साल पहले इसे खोजे थे, कितना बच्चे छात्र स्कूली छात्र ने खोजा था। 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, डियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि किस चीज़ से बनाया जाता था, और यहाँ पे ये है कि किस किस जानवर का प्रयोग है, तो यहाँ पे ये सब देते हैं। तो यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो क्या तुम इन्हें बनाने की कारण बता सकते हो? तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या आपका उपयोगी शब्द आए हैं। आखेट, खाद्य संग्रह, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र।
कब्र में क्या था, जब जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ बर्तन और कुछ पशुओं को भी दफनाया जाता था साथ में। तो एक नवपाषाण पुरा स्थल एटलस में तुर्की, देखिए तुर्की का नाम लिए तुर्की आ गया। एटलस में तुर्की को ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चाताल हयुक तुर्की में है। तो देखिए कितना अच्छा इम्पोर्टेंट है तुर्की के बारे में, यही चीज़ है एटलस का, यही खुशी है। आप जिसके बारे में जान रहे हो खुशी हो जाती है उसे देखने से भी। आप कोई भी न्यूज़ को देखिए उसके बारे में ये कीजिए कि हाँ यहाँ पे एटलस है। एटलस का मतलब मानचित्र। आपके पास इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो होना ही चाहिए, बड़ा सा। छोटा सा है तो उतना अच्छा नहीं है, पर बड़ा पोस्टर तो रहना ही चाहिए। आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो पीसीएस या यूपीएससी के लिए। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता, जैसे सीरिया से लाया गया था चमक पत्थर, लाल पत्थर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर से सीपियाँ। तो यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका नोट बनाते हैं ना, जैसे जैसे आपका ये नहीं कि मैं लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ, वही आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको आप ये कीजिए, कॉपी में लिख लिए, रफ कॉपी में लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप दोबारा कीजिए, पढ़िएगा, उसको बाद फिर उसको कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कल्पना करने के लिए क्या कह रहा है, और उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। आपको जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे तो आप बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वीडियो देखना ही है। आप देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप समझने के लिए एक बार समझ लीजिए, उसके बाद अब बुक भी पढ़िए या वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखने का ये मतलब है, ये नहीं कि मेरा व्यू बढ़ेगा इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। आपको ये भी देखना, देखते चलना है कि वर्ड बाय वर्ड आपको देखना है कि क्या क्या है, कौन कौन सा राज है, कौन कौन सा देश आ रहा है, भूमध्य सागर कहाँ है, शिल्प कहाँ है, कौन कौन सा देश से भूमध्य सागर से रिलेटेड है, क्या है नहीं है, सब कुछ के बारे में धीरे धीरे आपको पता होना चाहिए। इससे ये होगा कि नॉलेज ज़्यादा नहीं पर कम भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि एक क्वेश्चन तो हर साल 2022 या 2021 में छोड़ के हर साल एक क्वेश्चन आता है सागर से रिलेटेड। या एक बार आया था मृतक सागर किसे कहते हैं। तो आपका जो ये सीरिया वाला है, तो यहाँ पे सीरिया और ईरान जो है वहाँ से रिलेटेड एक काला सागर करके है। तो वो समुद्र नहीं रहा, जिसके कारण पानी सूख गया है, उसके कारण वो जगह के बारे में आया था। तो यूपीएससी में इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इससे रिलेट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। इससे आपका क्वेश्चन बनते जाएगा और आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा और याद भी रहेगा ना कि जब भी आप सीरिया के बारे में पढ़ेंगे, हाँ सीरिया के बारे में मैंने ये भी पढ़ा, तुर्की के बारे में पढ़ा, तो आप तुर्की के बारे में अब जैसे यहाँ पे पढ़े हैं, तो तुर्की हयुक तुर्की में है, एक चाताल तुर्की में। तो अभी आपको याद आएगा, हाँ अभी भूकंप आया था तुर्की में, तो आपको भूकंप के बारे में देखे हैं तो आपको याद आ जाएगा कि हयुक तुर्की में है, एक चाताल हयुक तुर्की में है। इसी प्रकार से आप पढ़िए, आगे बढ़िए। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और मैं फिर से कहूँगी कि क्वेश्चन ज़रूर बनाएं और खुद से क्वेश्चन करें कि इस पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो ये इसलिए बना रही हूँ कि आप कुछ भी बनोगे तो मेरा फ़ायदा है, या यही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे यही अपनाना है कि जब भी किसी को, मेरे एक भी आदमी को जॉब में मदद, थोड़ा सा भी, थोड़ा बोलते हैं ना, सुई की नोक भी मदद करता है ना, मेरे लिए बहुत सुकून पहुंचाएगा कि किसी को मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के लिए आपको जॉब लग जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप के लिए होगा। मैं आपके मदद के लिए नहीं वीडियो बनाती हूँ, आपके माँ बाप के लिए बनाती हूँ। क्योंकि जब आपको जॉब मिलेगा ना, तो माँ बाप का खुशी आप देखना, ज़िंदगी का सबसे बड़ा
सुकून मिलता है वो उनके लिए करना चाहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। उनको सुकून मिलेगा कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़े हो, आप कुछ कर सकते हो। वो खुशी देखिए, महसूस कीजिए, और मैं उनकी खुशी अगर देख पाऊँ तो मेरे लिए वही बहुत खुशी होगी। किसी को भी मेरी वीडियो से मदद मिलती है, मुझे खुशी होगा। इसलिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, ना लगा हो तो सब्सक्राइब मत करना। थैंक यू।